नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शब्द शुद्धि के नियम बताने वाले हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट और टेट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो छात्र हिंदी पढ़ते हैं और शब्द शुद्धि के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नियम 1 है करण प्रत्यय से पूर्व प्रायः ई का प्रयोग होता है। इसमें देखिए, जैसे मानवीकरण, केंद्रीकरण, एकीकरण, शुद्धिकरण, वाष्पीकरण, अभिकरण, अधिकरण, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर करण शब्द। तो इसमें देखिए दोस्तों इसके कुछ नियम होते हैं, शब्द शुद्धि के नियम होते हैं, वही नियम आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, तो अब जहाँ पर भी आपको यहाँ पर जब कर्ण प्रत्यय दिखेगा तो कर्ण प्रत्यय से पहले जो मात्रा होगी वो बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ठीक है। प्रायः बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा, प्रायः बड़ी ई का। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मानवीकरण है ना, तो मानवीकरण में कर्ण से पहले बड़ी की मात्रा। यहाँ पर भी केंद्रीकरण में कर्ण से पहले बड़ी की मात्रा। एकीकरण तो कर्ण से पहले बड़ी ई की मात्रा ना। शुद्धिकरण तो यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा। तो एक नियम इसके लिए हमने बनाया कि कर्ण प्रत्यय से पूर्व प्रायः बड़ी ई का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई कह दिया अभिकरण, अधिकरण, तो ये उपसर्ग, अभिकरण क्या है, अभी उपसर्ग है और अधि भी क्या है, उपसर्ग है। तो अगर ऐसे उपसर्ग आते हैं तो परंतु उपसर्ग के साथ अगर कर्ण आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। उपसर्ग के साथ अगर कर्ण आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये परिवर्तन तभी होगा जब इसमें उपसर्ग नहीं रहेगा। अगर पहले उपसर्ग आ जाएगा तो इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए, अभिकरण और अधिकरण, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों रहेंगे, क्योंकि इनमें पहले उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। जिन शब्दों में पहले उपसर्ग नहीं रहेगा उनमें क्या होगा कि कर्ण से पहले बड़ी की मात्रा लग जाएगी और जिनमें उपसर्ग लगा होगा उनमें नहीं लगेगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, हमने इसीलिए लिख भी दिया हुआ है, परंतु उपसर्ग के साथ कर्ण आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे अभिकरण और अधिकरण आदि, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला नियम है, दूसरा नियम है नियम 2। स्त्रीवाची शब्द में प्रायः दीर्घ स्वर की मात्रा होती है, दीर्घ स्वर की मात्रा होती है। जैसे आप देखिए, बहू, श्रीमती, वधू और पत्नी। अब यहाँ पे बहू का बहु देखिए, अब इसमें सही कौन होगा, तो ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा और ये सही होगा। ये सब क्या होंगे, ये गलत होंगे, ये क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। ये सब के सब गलत होंगे ना। तो क्योंकि जहाँ भी स्त्रीवाचक शब्द होता है उसमें प्रायः हम जो करते हैं, प्रायः मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, प्रायः हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी 1-2 शब्द ऐसे अपवाद हैं जिनका कि जो कि स्त्रीवाची शब्द होने पर भी वो क्या होते हैं, उसमें छोटी मात्रा लगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अधिकांश में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, दीर्घ मात्रा लगेगी ना, दीर्घ मात्रा। अब दीर्घ मात्रा वो किसी की ऊ की, बड़ा ऊ की मात्रा भी हो सकती है, बड़ी ई की मात्रा भी हो सकती है, ठीक है। तो वो बड़ी ई, बड़ा ऊ ना, कोई भी मात्रा हो सकती है, ठीक है, दीर्घ में। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नियम है कि स्त्रीवाची जो शब्द होते हैं उनमें प्रायः दीर्घ मात्रा होती है, जैसे बहू, श्रीमती, वधू और पत्नी, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें भी परंतु कभी कभी छोटी मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे दुल्हन। अब दुल्हन शब्द यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटी मात्रा का प्रयोग हुआ है, यह अपवाद है। बहुमत, बहुमत में भी देखिए ह में छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यह भी अपवाद है, ठीक है। बहुत देशी, अब यहाँ पर देखिए बहुत देशी, हम लोग बहुत बार ऐसे बहुत देशी लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है, ये बहुत देशी सही है। गलत क्यों है, क्योंकि अब इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो बहु, ये देखिए बहु प्लस उद्देशीय, जब उद्देशीय आप करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए ये ऊ और ये ऊ, यानी छोटा ऊ मिलकर के ये दीर्घ ऊ बन जाता है, ठीक है। ये बड़ा ऊ बन जाता है, इसलिए इसकी मात्रा जो होती है ये होती है। इसलिए बहुउद्देशीय में जो आपका शब्द सही होगा वो होगा ये बहुत देशी, ठीक है। अब देखिए अगले, इसके बाद अगला तीसरा नियम है, देखिए नियम 3। नियम 3 की तरफ हम चलेंगे। इसमें नियम 3 क्या कर रहा है कि पुरुषवाची शब्द प्रायः छोटे होते हैं, जैसे पुरुषवाची शब्दों में प्रायः छोटी मात्रा होती है, ठीक है।
ना, या प्रायः छोटे होते हैं, जैसे पति, नर, वर। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, छोटे हैं, ठीक है, इसमें छोटी मात्रा लगी हुई है ना, इसमें जैसे पति में देखें छोटी की मात्रा, पति क्या है, पुरुषवाची शब्द है, नर भी पुरुषवाची शब्द है, वर भी पुरुषवाची शब्द है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर इसी में अब देखिए प्रायः अब कभी कभी ऐसा, जैसे दूल्हा, दूल्हा आपने बोला तो इसमें देखिए बड़ी की मात्रा लग गई, यानी जरूरी नहीं है, पुरुषवाचक शब्द अधिकांश जो होते हैं वो उसमें छोटे होते हैं, इसमें छोटी मात्रा लगी, जैसे पति, नर, वर, ऐसे छोटी मात्रा लगी होती है। लेकिन एक दो शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें बड़ी मात्रा होती है, जैसे दूल्हा, ठीक है, इसमें बड़ा है, ठीक है, इसमें बड़ी की मात्रा प्रयोग हुई है, सॉरी बड़ा ऊ की मात्रा प्रयोग हुई है, ठीक है। उसके बाद दंपति, देखिए दंपति शब्द अगर आपको लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, दंपति शब्द आप इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे द आधा न म प और ती, ये दंपति आपका सही है। जबकि ये दंपति अगर आप लिखते हैं ये दंपति, तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि संगति के कारण, संगति कारण ये ऐसा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए यह सही है, ठीक है। उसके बाद संगति मतलब देखिए दम का मतलब होता है पत्नी, यानी पत्नी के साथ पति, तो यहाँ पर जो है वो संगति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर ये क्या होगा, दंपति, ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद नियम 4 देखिए, संज्ञावाची शब्दों में कारक चिन्ह अलग से लिखा जाता है। अब देखिए संज्ञावाची जो शब्द होते हैं उनमें कारक चिन्ह अलग से लिखा जाता है। जैसे देखिए सेवा में, सेवा क्या है, संज्ञा शब्द है, और में क्या है, ये कारक चिन्ह है, ठीक है। तो सेवा में इस तरीके से जहाँ शब्द होंगे तो संज्ञावाची जो शब्द होंगे उनमें कारक चिन्ह अलग से। राम ने, राम क्या है, संज्ञा है, ने क्या है, कारक चिन्ह है, तो अलग आएगा। किशोर को क्या है, यहाँ पे कारक चिन्ह है, और किशोर क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संज्ञावाची शब्दों में जो कारक चिन्ह होता है वो अलग से प्रयोग होता है। उसके बाद घोड़े पर, अब देखिए पर यहाँ पे अलग है, घोड़े अलग है। होटल में, होटल अलग है, में अलग है, में जो है वो कारक चिन्ह है। हिमालय से, हिमालय क्या है, संज्ञा है, और से क्या है, कारक चिन्ह। भलाई से, भलाई जो है वो संज्ञा है, और से क्या है, वो कारक चिन्ह है। तो जहाँ पर भी संज्ञावाची शब्द होंगे उनमें अगर उनके साथ कारक चिन्ह आते हैं तो उनको हम अलग से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको लिख करके बताया हुआ है ये सब, ठीक है। होटल में, घोड़े पर ना, पर अलग है, होटल में अलग है, विद्यालय, हिमालय से, हिमालय में से अलग है, ठीक है। तो संज्ञा के साथ उन शब्दों को, कारक चिन्हों को हम अलग से लिखते हैं, ठीक है। अगला नियम है देखिए नियम 5, सर्वनामवाची शब्दों में कारक चिन्ह साथ में लगते हैं। जैसे अब देखिए सर्वनामवाची जो शब्द हैं उनमें जो कारक चिन्ह वो साथ लगेंगे, जैसे उसने और उसने। अब यहाँ पे देखिए ने जो है ये कारक चिन्ह है, और यहाँ पर ने को क्या कर दिया, अलग कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया और ये सही हो गया। नियम क्या है कि सर्वनामवाची शब्दों में जो कारक चिन्ह होते हैं वो साथ में प्रयोग होते हैं। तो उसने, ने जो है ये कारक चिन्ह है, और उस जो है ये सर्वनाम है, उस सर्वनाम है और ने कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर उसने एक साथ प्रयोग होगा, ठीक है। क्योंकि नियम क्या है कि सर्वनामवाची शब्दों में कारक चिन्ह साथ में लगते हैं, इसलिए ये उसने सही है और ये जो उसने लिखा है ये गलत है। उसी तरीके से मैंने, उसका, हमसे। अब इसमें देखिए मैं शब्द जो है वो क्या है, सर्वनाम है, और ने जो है वो क्या है, कारक चिन्ह है। उसका, उस शब्द जो है वो सर्वनाम है, और का शब्द जो है वो कारक चिन्ह है। हमसे, हम जो है वो सर्वनाम है, और से जो है वो क्या है, वो कारक चिन्ह है, ठीक है। मुझ पर, मुझ जो है वो सर्वनाम है, पर जो है वो कारक चिन्ह है। तो जहाँ पर भी ये सर्वनामवाची शब्द होंगे उसमें कारक चिन्ह उनके साथ प्रयोग होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक नोट है, यदि किसी सर्वनाम के साथ दो कारक चिन्ह आए तो पहले वाला साथ में लगेगा जबकि दूसरा वाला अलग से लगेगा। अगर दो कारक चिन्ह आते हैं तो एक कारक चिन्ह जो होगा, पहला कारक चिन्ह जो होगा वो सर्वनाम के साथ लगेगा, और जो दूसरा कारक चिन्ह होगा वो सर्वनाम के अलग लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे हमारे लिए, ठीक है। अब हमारे, हम शब्द जो है वो सर्वनाम है, और रे क्या है, कारक चिन्ह है। अब यहाँ पर दूसरा कारक चिन्ह है लिए, तो लिए देखिए अलग हो गया, और हमारे ये रे जो है एक साथ हो गया। उसी तरीके से तुम्हारे लिए, अब यहाँ पर भी
तुम जो है वो शब्द है, सर्वनाम शब्द तुम्हारे ना, और र जो है यहाँ पर रे जो लिखा है ये कारक चिन्ह है, और लिए जो है ये भी कारक चिन्ह है। तो यहाँ पे दो कारक चिन्ह एक साथ प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए जो दूसरा वाला कारक चिन्ह है लिए यह अलग है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर भी देखिए उस सर्वनाम है और के जो है वो कारक चिन्ह है। ठीक है, और लिए भी कारक चिन्ह है, इसलिए उसके तो एक साथ आया, लेकिन जो दूसरा ये कारक चिन्ह है वो अलग से प्रयोग होगा। ठीक है, तो यही आपको नियम में बताया जा रहा है कि यदि किसी सर्वनाम के साथ दो कारक चिन्ह आते हैं तो पहला वाला जो होगा वो साथ में लगेगा, जबकि दूसरा वाला जो होगा वो अलग से लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला नियम है नियम 6, जिस वर्ण पर अनुस्वार लगता है उच्चारण उसके बाद में होता है। ठीक है, अनुस्वार का ये नियम है कि वो अनुस्वार जिस भी वर्ण पर लगता है उसका जो उच्चारण होता है उसके बाद होता है। जैसे देखिए कंटक, कंटक क के बाद उसका उच्चारण हो रहा है यहाँ पर। आतंक न, कलंक न, संलग्न स के बाद उसका उच्चारण हो रहा है। यानी जिस वर्ण पर अनुस्वार लगता है उच्चारण उसी के बाद उसका होता है। जैसे स पे लगा तो सन, स के बाद अंक का उच्चारण हो गया ना, स्वयं। ठीक है, भयंकर, तीर्थंकर, पतंजलि, पंचांग। अब देखिए पंचांग में आप पंचांग को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प से प में जो ये बिंदी ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर देखिए ये पंचमाक्षर है च वर्ग का, यानी च वर्ग का जो पंचमाक्षर है वो यहाँ है। ठीक है, और चांग यानी च के ऊपर जो लगा हुआ है वो क्या है, वो क वर्ग का ग, यहाँ पे ग है तो ग वर्ग का जो ग है यानी ये क वर्ग का वर्ण है, तो इसका जो पंचमाक्षर होगा वो अंग होगा। तो इस तरीके से इसको पंचांग भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नियम 7, जिस वर्ण पर रेफ लगता है उच्चारण उसके पूर्व पहले होता है, उसके पहले होता है। वर्ण जहाँ पर जिस वर्ण पर रेफ लगता है, रेफ की मात्रा दोस्तों ये होती है, इसको हम रेफ की मात्रा कहते हैं। और ये जो होता है ये दोनों जो होती है इसको हम पदेन बोलते हैं। ये पदेन है, ये पदेन है, और ये क्या है, ये रेफ है। ठीक है, इसको हम रेफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेफ की मात्रा है। अब रेफ से संबंधित नियम देखिए, जिस वर्ण पर रेफ लगता है उच्चारण उसके पहले होता है। जैसे आशीर्वाद, अब यहाँ पर देखिए व पर रेफ लगा हुआ है, व पर रेफ की मात्रा लगी हुई है ये, तो लेकिन उच्चारण क्या हुआ, आशीर्वाद ना। तो रेफ लगता है उच्चारण उससे पहले, जिस वर्ण पर रेफ लगता है उच्चारण उसके पहले होता है। जैसे कि आशीर्वाद, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आशीर्वाद ना, तो पहले उच्चारण पहले होता है, जो रेफ का उच्चारण है वो पहले होगा और जो जिस पर वो लगा है उसका उच्चारण बाद में होगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए समर्पण, समर्पण, अब देखिए पहले रेफ का उच्चारण आ रहा है फिर प हम बोल रहे हैं समर्पण। ठीक है, उसके बाद परिवर्तन, वर्तन, पहले र का उच्चारण आ रहा है फिर तो आ रहा है। तो जहाँ पर भी पहले रेफ लगता है तो उच्चारण पहले किसका आएगा, रेफ का आएगा, उसके बाद जो वर्ण रहेगा उसका आएगा। जैसे गवर्नर, गवर्नर, अब यहाँ पर देखिए र पहले आ रहा है उसके बाद न आ रहा है, तो न के ऊपर हम रेफ लगाएंगे। ठीक है, गोवर्धन, गोवर्धन, पहले रेफ उच्चारण आएगा फिर ध का आएगा। ठीक है, अपर्णा, अब यहाँ पर देखिए पहले रेफ आ रहा है फिर ड का उच्चारण आ रहा है। तो इस तरीके से जिन भी वर्णों में रेफ लगेगा वहाँ पे पहले रेफ का उच्चारण होगा, उसके बाद उस वर्ण का उच्चारण होगा। ठीक है, नोट देखिए इसमें क्या है, आधे वर्ण पर रेफ नहीं लगता है। अगर कोई आधा वर्ण है तो वहाँ पर रेफ नहीं लगता। जैसे देखिए सामर्थ्य, अब सामर्थ्य में देखिए सामर्थ्य, सामर्थ्य ऐसे आ रहा है, र पहले आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चूंकि थ जो है वो आधा वर्ण है इसलिए यहाँ पर रेफ नहीं लगता, इसलिए यह य पर लगाया गया है और यहाँ पर हो गया सामर्थ्य। ठीक है, उसके बाद आर्ट्स, आर्ट्स में देखिए आर्ट्स में बहुत लोग इस तरीके से लिखते हैं ना, आर्ट्स, तो ये आर्ट्स जो है ये गलत है। ये क्या है, गलत है, ये आर्ट्स सही है। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स आधे अक्षर पर जो होता है वो रेफ नहीं लगता, रेफ हमेशा पूरे अक्षर पर लगता है, इसलिए ये सही होगा। यहाँ पे ट जो है वो आधा अक्षर है। स्पोर्ट्स, ये देखिए सही है। कुछ लोग स्पोर्ट्स इस तरीके से लिखते हैं, स्पोर्ट्स, अब यहाँ पे ट के ऊपर ये रेफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
ठीक है। बाकी अभी कुछ और नियम हैं, इसके 2-3-4 नियम और हैं, टोटल 10 नियम है। 7 नियम आज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बाकी की जो नियम होंगे वो मैं अगली वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और एक बार आपसे कहेंगे ज़रूर कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।